12 तारीख को सवाई माधोपुर ज़िले में महिला शक्ति पद यात्रा होगा, यानी कि उस दिन सिर्फ महिलाएं चलेंगी भारत जोड़ो यात्रा में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है, 19 तारीख को अलवर में एक विशाल रैली होगा, आप सब आमंत्रित हैं। और 18 तारीख को राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अलवर के पास। आपके एग्जैक्ट लोकेशन, आप उस जानकारी आपको मैं 1-2 दिन में दिलवा दूंगा, पर 18 तारीख 1 बजे को अलवर के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उनका 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगले दिन पब्लिक रैली होगी। अभी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 24 तारीख रात को हम दिल्ली में आएंगे और 7-8 दिन हम दिल्ली में रुकेंगे और 2 या 3 तारीख को फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। ये 7-8 दिन इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि हमारे जो 60 कंटेनर हैं उनकी रख रखाव होने की ज़रूरत है। मेंटेनेंस नहीं हुआ है पिछले 90 दिनों में और 1-2 और कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी विंटर के मौसम में हैं और कंटेनर में कुछ हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हम ऐसे इलाके में जाएंगे जहां तापमान 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री रहेगा, तो समय लगेगा। नोएडा में इसका रख रखाव होगा, मेंटेनेंस होगा, जो कुछ काम करना है। मेरे मिसाल के तौर से कल मेरे पलंग वो टूट गया और मेरे कंटेनर में नल भी काम नहीं कर रहे थे। तो हर एक कंटेनर में ऐसी समस्याएं हैं, तो हमने सोचा एक साथ ही सभी कंटेनरों का मेंटेनेंस हो। 7-8 दिन लगेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि 2 तारीख या 3 तारीख, मोस्ट प्रोबेबली 3 तारीख सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत फिर से होगी। मैं आज आपको 2 फिल्म दिखाना चाहता हूँ। एक फिल्म जो हमने बनाई है भारत जोड़ो यात्रा के एक थीम पर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के 3 बड़े थीम हैं। एक आर्थिक विषमताएं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण और तीसरा राजनीतिक तानाशाही। ऐसा तो देखा जाए एक रनिंग थीम है भारत जोड़ो यात्रा का पिछले 91-92 दिनों से। ये रहा है कि अनेकताओं का जश्न मनाओ ताकि हमारी एकता और मजबूत हो। यही विचारधारा प्रचार कर रहे हैं कि जब हम अनेकताओं को दबाएंगे, एकता कमज़ोर होगी। जब हम अनेकताओं को स्वीकारेंगे, अनेकताओं को पहचानेंगे, अनेकताओं को सम्मान देंगे और अनेकताओं का जश्न मनाएंगे, तब एकता भी साथ साथ मजबूत होगा। तो ये तो एक थीम है, बड़ा थीम है सारे भारत जोड़ो यात्रा में। तो आज मैं आपको 2 फिल्म रिलीज़ करा रहे हैं। एक तो महंगाई पर है, जो आर्थिक विषमताओं से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विषमताओं के थीम में महंगाई है, बेरोज़गारी है, जीएसटी है, जो अर्थव्यवस्था 1-2 पूंजीपतियों के हाथ में आ रहा है, वो भी एक थीम है। पर महंगाई को लेकर एक हमने फिल्म बनाया है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और दूसरा एकता के थीम में, जो जैसा कि मैंने जिक्र किया, एकता, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, अनेकताओं को मनाओ, एकता को मजबूत करो, उस थीम को लेकर हमने एक छोटा फिल्म बनाया। तो आज हम ये 2 फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में आपके सवाल जो होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। चलो यार, शुरू करो यार जल्दी। मेरे दादाजी छोटे से पिंड के, लेकिन बड़े हौसले वाले। देश के लिए कुछ करने की ठानी और तैयार हो गए गांधी जी की पदयात्रा से जुड़ने को।
पिंड वालों ने पूछा, तुम तो पहलवान हो, तुम क्या करोगे वहां? दादाजी ने क्या, और कुछ तो नहीं, यात्रियों के पैरों की मालिश ही कर दिया करूंगा। पर देखिए ना, यात्रा में जुड़ने से पहले दादाजी बहुत लंबी यात्रा पर चले गए। वक्त का खेल देखिए, दादाजी को तो मौका नहीं मिला, लेकिन सिंह पहलवान का डॉक्टर पोता आज देश जोड़ने की यात्रा पर जा रहा है। जब देश पुकारे तो क्यों न जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर जवाब मिलने तक, भारत जुड़ने तक। रोज काम से आते हैं और रोज महंगाई का रोना। कमाई तो बढ़ी नहीं, तो हर महीने राशन के सामान में कटौती। मुझसे कहते हैं चिंता मनी, ऐसे ही चलाना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत हुआ। जो चिंता मनी रसोई की चिंता करती है, अब उसे ही महंगाई की चिंता भी करनी पड़ेगी। अब चिंता नहीं चलेगी, चिंता मनी चलेगी। हर चूल्हे की चिंता मिटाने के लिए, महंगाई घटाने के लिए। जब महंगाई सताए तो क्यों न जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर जवाब मिलने तक, भारत जुड़ने तक। तो ये रहे हमारे दो फिल्म अगले 4-5 दिनों में रिलीज़ करेंगे। एक बेरोज़गारी पर और एक महिलाओं और युवकों के लेकर उस मामले में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? हाँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो क्या सवाल है बताइए। हाँ बताइए। आज भी बात हुई हमारे विपक्ष के नेताओं के बीच में, कल भी बात हुई थी, और 3-4 बड़े मुद्दे गिनाए थे। मैंने आपको पहले ही कहा है, सीमा पर जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर हम बहस चाहते हैं। जो आर्थिक स्थिति है आज, बेरोज़गारी, महंगाई, जीएसटी, सभी को लेकर एक लंबा बहस हो। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के बारे में ये हमने निवेदन किया है सरकार से, स्पीकर साहब से और चेयरमैन साहब से। अभी उनको तय करना है कौन कौन से मुद्दे लेंगे। अभी तो हमें कुछ संकेत नहीं मिला है कि क्या मुद्दे लिया जाएगा। अब तक तो एक बिल आया है कल, और आज तो प्राइवेट मेंबर्स डे है, तो आज कोई डिस्कशन नहीं होगा। सोमवार को भी इस बिल पर चर्चा चलेगी, पर अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि जो मुद्दे विपक्ष की ओर से हमने पेश किया है, जिसमें आर्थिक परिस्थिति, मौजूदा आर्थिक परिस्थिति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर एक बहस हो। इसके अलावा आज सुबह हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग की गृह मंत्री से, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल जो लिस्ट हुआ था बहस के लिए और पारित करने के लिए, वो मांग की गई कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई राज्यों के अलग अलग विचार हैं इस पर, और कुछ स्थायी समिति में विचार होने के बिना पार्लियामेंट को लाना और पार्लियामेंट को तत्काल इसे पारित करना अच्छा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ सरकार हमारे खड़गे जी की मान ली है और ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल जो लिस्ट हुआ था फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, अभी खड़गे जी ने मांग की थी आज सुबह, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
सभी राज्यों के अलग अलग विचार हैं इसके। इस पर थोड़ा बहस होना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम को जाएगा, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है सहयोग मंत्रालय। शरद पवार जी भी इसके पक्ष में थे, मैं जानता हूँ, कुछ महीने पहले। और मेरी जानकारी के मुताबिक आज सरकार ने खरगे जी की मांग मान ली है और ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। इसके अलावा वन संरक्षण कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो संशोधन लाने के लिए बिल लिस्ट किया गया था कि ये भी लाया जाएगा और ये भी पारित होगा इसी सत्र में, उसका मैंने खुद लीडर ऑफ द हाउस से बात की है, आज सुबह मंत्री से भी बात की है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो बिल भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। I think she is, to the best of my knowledge and information, she is celebrating her 76th birthday today. We all join, the nation joins, the Congress party certainly joins in wishing her a long life, healthy life. She's on a private holiday, and I think I have no information whether she will join tomorrow or whether she'll join on the 12th. It's possible that she will join on the 12th. It's possible, but I have no information. It's a private holiday, and I think it's best, public personalities are entitled to private moments, and I would urge you to respect the privacy of public personalities also. हाँ जी, नहीं, सेशन सिर्फ 25 संडे है, 26 चलेगा, 27 चलेगा, 28 चलेगा, 28 के बाद चलेगा नहीं। वास्तविक है ना, अगर वो दिल्ली में है तो ज़रूर सत्र, और सत्र चल रहा है तो वास्तविक है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में है, वो बहिष्कार नहीं कर। मैं खुद आज निकल रहा हूँ और मेरा 100% रिकॉर्ड हुआ है पिछले 18 सालों में, मैं भी कल नहीं था। तो ये कहना कि पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, कि पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, ये गलत है। वो लगे हुए हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एकजुट होकर सारे कांग्रेस नेता हैं, राहुल जी हैं, और राहुल जी 25 को तो पार्लियामेंट नहीं है, 26, 27, 28 दिल्ली में रहेंगे और ज़रूर पार्लियामेंट में जाएंगे, उसमें क्या आपत्ति है। मैंने कल ही, और खरगे जी ने और कई नेताओं ने इन नतीजों पर टिप्पणियां की हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसको दोहराने की ज़रूरत है, पर मैं कहूँगा कि गुजरात में जो नतीजे आए हमारे लिए अत्यंत निराशाजनक हैं। हम ये प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, पर एक मिनट, या मुझे जवाब देने दीजिएगा। ये प्रदर्शन की हमारी उम्मीद नहीं थी। गुजरात में एक तरफ बीजेपी का अलायंस था जिसमें एमआईएम और आम आदमी पार्टी भी शामिल थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस था। ये बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबला नहीं था, ये बीजेपी, एमआईएम और आप एक तरफ और कांग्रेस पार्टी एक तरफ। दूसरी बात, राज्य सरकार की सारी संस्थाएं, केंद्र सरकार की सारी संस्थाएं लगे हुए थे पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को मदद करने में, और हमने कई शिकायतें की पर उन शिकायतों का नज़रअंदाज किया गया है। और तीसरी बात, G20 को छोड़िए, G2 लगे थे गुजरात के अभियान में। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रोड शो की, और आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, और इसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया, पर हमारी बात मानी नहीं गई। पर कुछ भी कहें, मैं बहाने बनाना नहीं चाहता हूँ, निराशाजनक है। हमारा वोट शेयर 27% है, आज भी 40% से कम हुआ है। मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, पहचानता हूँ।
27% वोट शेयर कम नहीं होता। एक चुनाव में वो 27%, 40% भी हो सकता है। और हमें अभी वक्त है आत्मचिंतन का, नए नेतृत्व को लाने का गुजरात में, एकजुट होने का गुजरात में। जनता के मुद्दे हैं, वो चले नहीं गए हैं। और एक भय और डर का वातावरण जो पैदा किया था, उसका भी आप नतीजा देख रहे हैं इन इलेक्शन रिजल्ट में। हिमाचल में बिल्कुल सही कहा आपने, वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर हमारी इलेक्शन प्रणाली ऐसी ही है कि वोट शेयर में 1% का फ़र्क भी सीटों में ज़्यादा फ़र्क हो पड़ जाता है। केरला में अगर आप देखें, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में सिर्फ एक मुश्किल से 1% का फ़र्क है, पर सीटों के मुताबिक हम 30 के कम हैं और वो 90 के ऊपर हैं। तो ये बात सही है कि वोट परसेंटेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर हिमाचल भूलिए मत कि प्रधानमंत्री ने 10 रैलियाँ की, हाई वोल्टेज उनका कैंपेन था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिमाचल को साइड में रखा और सिर्फ गुजरात पर ही उन्होंने फोकस किया। पहले इसीलिए तो गुजरात और हिमाचल डीलिंक हुए, नहीं तो एक साथ चुनाव होने वाले थे, होना चाहिए था कानून के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक। पर पहले प्रधानमंत्री हिमाचल गए, हिमाचल में प्रचार की, उसके बाद एक गैप आया, गुजरात गए। तो एक तरीके से देखा जाए, हिमाचल में प्रधानमंत्री का प्रचार नाकामयाब रहा, बिल्कुल नाकामयाब रहा। और अगर आप सारे देश के नतीजे देखें तो गुजरात को छोड़कर ज़रूर बीजेपी के खिलाफ ये नतीजे आए हैं। कुछ जगहों में कांग्रेस जीती है, कुछ जगहों में क्षेत्रीय पार्टी जीते हैं, पर बीजेपी नहीं जीता ज़्यादा जगहों में। तो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है हमारे लिए। गुजरात सोचने का वक्त है, आत्मचिंतन का वक्त है, कठोर निर्णय का वक्त है स्थानीय लीडरशिप के बारे में। और हिमाचल में अभी वक्त है, जो हमने वादे किए थे जनता को हमारे घोषणा पत्र में, हमारे भाषणों में, चुनाव प्रचार में, उसको हमें समय सीमा के अनुसार पूरा करना है। क्योंकि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तरीके से दिया है। ये 35-34 का मामला नहीं है। 40 सीटें आना, और वो भी बीजेपी के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हम पर बड़ा बोझ डालता है कि जो वादे हमने किए हैं, ख़ास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको हमें पूरा करना ही होगा, जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा। नहीं, वो उसके बारे में 3 बजे को बैठक होगी। शुक्ला जी ने ऐलान किया है, वहाँ भूपेश बघेल जी जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं, खुद प्रभारी राजीव शुक्ला रहेंगे। अभी 3 बजे को बैठक होगी, उसके बाद क्या होगा आपको जानकारी मिलती जाएगी। मैं उस पर रनिंग कमेंट्री नहीं दूंगा, उस पर रनिंग कमेंट्री नहीं दूंगा। बिल्कुल स्पष्ट है, 3 बजे को सभी नए चुने हुए एमएलए को बुलाया गया है, बातचीत होगी। राजीव शुक्ला जी मौजूद हैं प्रभारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े वरिष्ठ ऑब्जर्वर, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बड़े वरिष्ठ ऑब्जर्वर। उसके बाद जो नतीजा आएगा इस बैठक का, आपको जानकारी मिलेगी। उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एमएलए वहां रहेंगे। अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं, मैं आपको अंग्रेजी में बोलूंगा। All MLAs have been called at 3 o'clock. They will meet in the presence. All MLAs, elected MLAs have been called. All elected MLAs and of course senior leaders of Himachal Pradesh are bound to be present in these meetings. Mr. Rajiv Shukla, General in charge of Himachal Pradesh, Mr. Bhupesh Baghel, Mr. Bhupinder Singh Huda, they will have a preliminary discussion. Results have come out only yesterday. Results have come out only yesterday. And I don't have to remind you of the number of instances when the BJP has not been able to even
name a chief minister or a cabinet days after the election results are out. जयराम जी, पिछले करीब 2.5 साल से आप लोग मांग कर रहे हैं कि एलएसी के इशू पे डिस्कशन हो पार्लियामेंट। किसके ऊपर? एलएसी। बस आज भी, हाँ हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 6-7 सेशन में आप लोगों की डिमांड नहीं मानी है। इस बार आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में, हमारी टॉप प्रायोरिटी एलएसी पर है। तो अगर इस बार नहीं मानेंगे, आपके पास नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। हमने कल जो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें मैं मौजूद नहीं था, पर सारे पार्टी मौजूद थे, आम आदमी मौजूद थे और टीएमसी भी था वहाँ, सभी पार्टी थे खरगे जी के कमरे में। और जो उन्होंने इशू शॉर्टलिस्ट किए हैं उनमें से सबसे ऊपर है एलएसी का मुद्दा। और ये मांग हम आज भी हमने नोटिस दिया था आज सुबह राज्यसभा में एलएसी के बारे में, पर उसको स्वीकारा नहीं गया चेयरमैन की ओर से। हम दबाव बरकरार रखेंगे, पर मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, सरकार 22 महीनों से टाल रही है। ये हम मांग कर रहे हैं 22 महीने से, और आज मैंने खुद जाकर कहा चेयरमैन साहब को, मैंने चेयरमैन साहब को याद दिलाया कि नवंबर 1962 के महीने में जब चीन का आक्रमण हो रहा था हमारे सीमाओं पर, अरुणाचल में और लद्दाख में, पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, बुलाई गई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में बैठे थे, अपनी सरकार की आलोचना सुन रहे थे। तब के नेता जो थे, आचार्य कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, एनजी गोरे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कड़ी आलोचना की सरकार की नीतियों के बारे में। चीन का आक्रमण चल रहा था और पार्लियामेंट सत्र में था। और ये देखिए इस सरकार की नीति क्या है। चीन की सीमा हमारे एलएसी को बिगाड़ी है। स्टेटस को था जो मार्च 2020 में, वो आज नहीं है। पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं कोई आया नहीं है, कोई हमारे जमीन पर बैठा नहीं है, और संसद में कोई मौका नहीं है। हमने ये भी सुझाव दिया कि रक्षा मंत्री विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, इन कैमरा मीटिंग करें, ब्रीफिंग करें, अगर बहस नहीं चाहते हैं तो। वो भी नहीं हुआ। मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने कहा इस मंच से, मैंने 2-3 बारी कहा है, अगर बहस होगा इस मुद्दे पर, यह गंभीर विषय है, यह संवेदनशील विषय है, हम सब जानते हैं। अगर एक बहस होगा, 3 घंटे की, 4 घंटे की बहस होगा, एक सामूहिक संकल्प हम दुनिया को दिखा पाएंगे, एक सामूहिक संकल्प प्रदर्शन होगा। और आज भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों सरकार बहस से भाग रही है। संकल्प का ड्राफ्ट तो वो तैयार करेंगे, मैं नहीं तैयार करूंगा, उनके लैपटॉप से आएगा, हम यहां वहां शब्द वहां जोड़ेंगे। मुझे आज भी समझ में नहीं आता। हर एक विपक्ष पार्टी इसके पक्ष में है कि जल्द से जल्द एलएसी पर जो स्थिति है, और सरकार क्या कर रही है उसके बारे में, क्या बातचीत चल रही है चीन के साथ, जो सीक्रेट है सीक्रेट रखिए, पर बहस तो होना चाहिए। ये देश के साथ धोखा हो रहा है इस विषय पर। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दूंगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा में सभी नेता, राजस्थान के नेता एकजुट होकर उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। We will implement old pension scheme in Himachal Pradesh. It is a stated pledge of all our leaders. It's part of our manifesto. It has been said by the Congress president. It has been said by all our leaders. No, no, my question is that in the context of this, if
You know, the word reforms is a much abused word. Anything and everything can get classified as reforms, and then all conversation comes to a stop. This old pension scheme is a running demand for many years. I can tell you in Maharashtra, I have walked for 14 days in Maharashtra. Every place we went to, every place, Nanded, Akola, Hingoli, Buldana, one more place we went to, one more district we went to, Hingoli, Washim, the 5 districts. The running theme in all these 5 districts was the old pension scheme. One of the themes. There were other themes also. One of the themes was the old pension scheme. So the Congress party has taken a considered view. We made this pledge in Gujarat as well. We have made this pledge in Himachal. Whatever the individual views may be of individual people, it's the party view that predominates. And the party view, and one of the reasons we have won in Himachal is the old pension scheme. It is certainly one of the reasons that has contributed to our success. What is socially desirable overtakes what is financially prudent. We have to find the resources. Was Mahatma Gandhi Narega financially prudent? The greatest champions of Mahatma Gandhi Narega today were the ones who were raising questions on the financial prudence of Mahatma Gandhi Narega. Today, the greatest champions of the National Food Security Act were raising questions on the financial prudence of the National Food Security Act. So it depends. The economy grows, we generate the resources, we reallocate the resources. But the old pension scheme, because remember, Himachal is a state where the bulk of the employment is in government service, government. It's not like any other state. There are some states like Himachal, but Himachal is a special category in that regard. I have no idea about the manifesto of Karnataka. It is, I'm sure, being popular. It depends on the state leadership. We're not fighting it. We are fighting state elections now. क्या गुजरात में नहीं मैंने कहा ना यार, आप मेरे शब्दों को बाइसेट करो, ट्राइसेट करो, क्या निकालना चाहते हो मेरे शब्दों से, मुझे समझ में नहीं आता. मैंने कहा गुजरात में अत्यंत निराशाजनक है, हमारे उम्मीदों से बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम, इससे और ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ. और हिमाचल में हम जीते हैं. ये बात सही है कि वोट परसेंटेज के आधार पर ज़्यादा फर्क नहीं है, पर 10 रैली होना प्रधानमंत्री का बार बार जाना. और ये मत भूलिए, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का गढ़ है. वो मुख्यमंत्री के एक दावेदार थे और एक और कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश को गोली मारो का नारा दिया था, वो भी हिमाचल प्रदेश के हैं. ये 2 दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के हैं. ये गोली मारो का जवाब है भारत जोड़ो. The bottom line is, BJP has got the mandate in Gujarat. Congress has got the mandate in Himachal Pradesh. Can't argue with this. Now you can, try to squeeze it in whatever fashion you want. But I have accepted the fact that the mandate in Gujarat, that the result in Gujarat was deeply disappointing for the Congress party. It's a very sad reflection on the state's organization. And the fact is that in 2017, we had restricted the BJP to less than 100. It was a major victory in 2017 for the Congress party. But, wait a minute, let's also have a sense of history on Gujarat. In 1980, we got 141 seats. And with 141 seats in 1985, we got 149 seats. So, okay, they've got more than 149.
But you know, some of my friends in the media have just lost all sense of history. Historic, unprecedented, revolutionary. You forget 141 in 1980. You forget 149 in 1985. And I forget the other years. I'm talking of the years in which we have got the mandate over 140. So let's have a sense of perspective. The BJP has won handsomely in Gujarat. It has lost, I would say, it has lost miserably in Himachal, given the campaign that the Prime Minister and Mr. Nadda personally did, and Mr. Anurag Thakur. All three of them have contributed to their defeat in Himachal Pradesh. मैंने आपको कहा ना, पहली कारण मैंने आपको बताया, गुजरात में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नहीं थी. कांग्रेस एक तरफ, आम आदमी पार्टी एमआईएम और बीजेपी एक तरफ. आम आदमी पार्टी और एमआईएम गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के इनफॉर्मल घटक दल थे. कुछ फॉर्मल घटक दल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल घटक दल भी होते हैं. ये गुजरात में ये इनफॉर्मल घटक दल है. और ओवैसी की भूमिका हमारे राजनीति में अभी साफ हो गई है. किसी भी राज्य में कांग्रेस का वोट काटो और वो सीधा बीजेपी के प्रोत्साहन से कांग्रेस का वोट काटते हैं. बिहार में काटा है, महाराष्ट्र में काटा है, यूपी में काटा है और अभी गुजरात में काटा है. अभी भारत जोड़ो यार, गुजरात हो गया, हिमाचल हो गया. मैंने कहा, साफ कहा, हमारे लोकल लीडरशिप में बहुत कमियां रही. हमारे प्रचार में कमियां जरूर दिखाई दी. पर मैं एक बात कह दूं, ये एक संदर्भ में हुआ है. एक डर और भय का वातावरण पैदा किया गुजरात में. कई लोग वोट नहीं दे पाए, वोटर सप्रेशन हुआ. और जो लोग हमेशा कांग्रेस को वोट दिया करते थे, या वोट देने नहीं आए, या वोट एमआईएम या आम आदमी पार्टी को दिया. ये भी सही है. तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दो पार्टियां बीजेपी के इशारे से गुजरात के चुनाव लड़ रहे थे. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. भारत जोड़ो यात्रा अलग है, ये चुनाव अलग है. चुनाव में जो चुनावी प्रक्रिया होती है, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है. ये बात एक चीज समझिए, ये विधानसभा के लिए, और विधानसभा के लिए कितना भी प्रचार केंद्रीय नेता करें, केंद्रीय व्यक्ति करें, अल्टीमेटली लोग स्थानीय लीडरशिप को देखते हैं. और गुजरात में कमियां रही हैं और उसको हमें देखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा. क्योंकि 2017 के चुनाव को अगर आप देखें, कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार प्रदर्शन था. अगर हम सूरत में अच्छे करते, हमारी सरकार भी बन जाती 2017 में. 2017 और 2022 के बीच में जो कमजोरियां आई हैं, हमें उस पर गहरा चिंतन करना है, उसकी समीक्षा करना है. पर 27% वोट शेयर से वापस 38 या 40% आना एक चुनावी कार्यकाल में हो सकता है. 10-15 साल नहीं लगते हैं. 10-15 साल लगते हैं 10% से 35% जाना. पर 27% से 38% या 40% जाना आप 5 साल में कर सकते हो. और मैं आज भी कहता हूं, अगले चुनाव में आप देखेंगे हमारा वोट शेयर वापस 40% आएगा. नहीं, 24 से 2 तारीख को कोई पद यात्रा नहीं है. 24 से 2 तारीख को भारत यात्री अपने घर जाएंगे, मैं भी अपना घर जाऊंगा, राहुल जी अपने घर जाएंगे, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे. 2 तारीख को अभी हम एक्सपेक्टेशन, हम अनुमान है कि हम 2 तारीख को वापस शुरू करेंगे, चलना वापस शुरू. 24 रात से 2 सुबह तक भारत जोड़ो यात्रा
रहेगी, पर हम चलेंगे नहीं। हमारी पद यात्रा 24 तारीख रात को समाप्त होगी दिल्ली में, और 2 तारीख सुबह या 3 तारीख सुबह शुरुआत करेंगे वापस। और 27 और 30 तारीख के बीच में, जनवरी के 27 और 30 तारीख के बीच में हम श्रीनगर पहुंचने का प्लान है। We sent an invitation. Sometimes we sent an invitation. They are an opposition party. They have never attended our meetings. Yesterday was the first time they attended our meeting. Previous sessions they have not attended. TMC has not attended previous. This question should not be asked of me. It should be asked of them. No, they have been attending, sir. No, they have not been attending. Yeah, I am the one who organizes the meeting. I should know a little better than you know who comes and who doesn't come. Pegasus, they may have come, but they have not come on a sustained basis. In Constitution Club. They never came to Mr. Mallikarjun Kharge. They came to Constitution Club. They did not come to room number 43, Parliament House. Yesterday, they came to room number 43, Parliament House. Yeah, they may have come for an odd issue here and there, but they have never coordinated on the floor. But yesterday was, you should ask them, don't ask me. Or day before yesterday, you should ask them. Oh, yesterday Singhvi's speech. हाँ जी, हो गया? यार ये सब अरिथमेटिक बाद में करेंगे। मोटी बात यह है कि गुजरात ने आम आदमी पार्टी MIM ने बीजेपी को मदद की है कांग्रेस को हराने के लिए। कितने सीट हम हारे हैं, कितना वोट शेयर कम हुआ है, इसका आंकलन बाद में करेंगे।